The intense competition and conflicts happening in the Indo Pacific region has given an opportunity for countries like India to form like minded alliances with like minded democracies. Whether it's Quad, whether it's AUKUS, or whether it is this new alliance formed between France, UAE, and India in the Indo Pacific, the era is of minilateralism. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स और दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2022 और आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में हम ये तीन आर्टिकल्स आपके सामने जो स्क्रीन पे है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से जो सेंट्रल आर्टिकल हमारा रहेगा, लीड आर्टिकल रहेगा, वो रहेगा न्यू सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। एक आर्टिकल दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट एथिक्स से संबंधित। तो ये आर्टिकल अरुण मायरा जी ने लिखा है। कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, कल हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे कि क्या जो कॉर्पोरेट्स हैं, क्या जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक होता कौन है। ये आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया है। और एक आर्टिकल दोस्तों डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। आज इंडियन एयरफोर्स का 90th एनिवर्सरी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, द असॉल्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे। प्रचंड यानी कि फियर्स, खूंखार, भयंकर। ये आर्टिकल द हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। Now, drafting a robust security strategy for the Indo-Pacific. Now, on the sidelines of the 77th UNGA session, जो कि लास्ट मंथ ही अभी कंक्लूड किया गया था और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, तो वहाँ पे जो विदेश मंत्री थे फ्रांस के, यूएई के और भारत के, उन्होंने पहली बारी एक ट्राइलेटरल मीटिंग रखी। और उनका ट्राइलेटरल मीटिंग का एजेंडा क्या था कि कैसे वो ये तीनों देश एक अलायंस बना सकते हैं फोकसिंग द इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक में बहुत हलचल है। Indo-Pacific has been the center of attraction for many conflicts, for many competition, and इनका एम क्या है तीनों देशों का कि कैसे जो भी बढ़ता हुआ जो इंटेंस राइवलरी है, अगर हम बात करें चाइना को कंटेन करने की जो स्ट्रैटेजीज इंडो पैसिफिक में बनाई जा रही हैं, क्वाड है, ऑकस है, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का भी ट्राइलेटरल है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया का भी ट्राइलेटरल है, तो कैसे ये ट्राइलेटरल फ्रांस, यूएई और इंडिया का कंट्रीब्यूट कर सकता है इन प्रमोटिंग स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक। हम एक बात को लेके बहुत स्पष्ट हैं दैट वी स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन in the Indo-Pacific region, whether it's the Indian Ocean or it is the Pacific Ocean, we stand for the freedom of navigation. Now, अगर हम बात करें potential areas for cooperation की, तो दोस्तों कुछ यहाँ पे बातें डिस्कस करी गई हैं, चाहे वो मैरिटाइम सिक्योरिटी से पर्टिनेंट है, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन से पर्टिनेंट है, चाहे वो ब्लू इकोनॉमी हो, कनेक्टिविटी, सेंट्रलिटी जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी को दी गई है इन तीनों देशों के द्वारा, वो कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को दी गई है। और साथ के साथ एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की हम बात करें और कैसे लोगों के संबंध, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन कैसे इंप्रूव हो जा सकती है। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्रीलिम्स में अगर हमसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि इंडो पैसिफिक का स्ट्रेच कहाँ से लेके कहाँ तक स्ट्रेच करता है, देखिए दोस्तों ये है हमारा इंडो पैसिफिक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक का जो स्ट्रेच है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लेके, यानी कि जो पश्चिमी कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से लेके यहाँ तक मोजाम्बिक तक, यानी कि द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मोजाम्बिक तक, वहां तक एक्सटेंड करता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक में पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, रेड सी और स्विस कनाल भी आता है। तो यहाँ पे आपके सामने ये मैप है, इस मैप को नोट कर लीजिए और आप इसको जब पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं। नाउ एक बात आप याद रखिए कि हमारे यहाँ पे इंडिया हैज़ बिन इंक्रीजिंगली सीन एज द गेट कीपर ऑफ इंडियन ओशन। देखिए दोस्तों, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात करते हैं कि कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो लिटोरल स्टेट्स हैं, और इवन अमेरिका भी लुक फॉरवर्ड करता है इंडिया को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और कैसे हम अपनी पोजीशन का, अपने जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का, मिलिट्री का, अपने इकोनॉमिक वेट का फ़ायदा उठा के हम यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ पावर का रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली मैं ये बात बार बार कहता भी रहता हूँ कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको हम चाइना पीड़ित समाज भी कहते हैं। बहुत सारे जो यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज हैं, ये चाइना के साथ इनका कन्फ्लिक्ट रहता है, लड़ाई रहती है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहते हैं। अब इन सबको भी सहारा है, अगर हम एशियान रीजन की भी बात करें, इन सबको भी बहुत बड़ा सहारा है कि भी इंडिया भी इस रीजन में एक्टिवली एक रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे फ्रांस, एमिरेट्स और इंडिया की कोशिश है कि कैसे वेस्ट एशिया को भी लिंक किया जा सकता है इंडो पैसिफिक के साथ।
अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें, अगेन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडो पैसिफिक में 28 लिटोरल स्टेट्स हैं, राइट, और यहाँ पे लगभग 1/5 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि 2.7 बिलियन की हम बात करें तो 1/5 से ज़्यादा ही होगा, तो लगभग अराउंड अबाउट 2.7 बिलियन ऑफ 8 बिलियन पॉपुलेशन रिजाइड्स इन दिस रीजन, और 1/5 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, यानी कि ये जो रीजन है दिस इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी बाय 2025। और यहाँ पे तीनों देशों का, फ्रांस का, यूएई का और इंडिया का जो फोकस है वो है कि इकोनॉमिक और रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडिया फ्रांस की अगर हम रिश्तों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इंडिया और फ्रांस के रिश्ते काफ़ी अच्छे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं। तो चाहे हम वो रफाल डील की बात करें, चाहे हम न्यूक्लियर केपेबल रफाल फाइटर्स की बात करें, चाहे वो कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स की बात करें, और अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी ये बात देखने को सामने आ रही है कि देखिए रशिया को अब इतना टाइम लग रहा है, 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। और बार बार ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में बात आगे रखी गई है कि हम अपनी डिपेंडेंसी रशिया पे थोड़ी कम करें, क्योंकि हम रशिया से बहुत सारा डिफेंस का जो सामान है इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके फ्रांस के साथ हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को को डेवलप करें, को प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे ये बात भी बहुत सेंट्रल जो है पिछले कुछ टाइम में सामने आई है, और साथ के साथ फ्रांस मदद कर रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में। हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के चलते फ्रांस हमारा बहुत रिलायबल पार्टनर बन रहा है, ठीक है, कि कैसे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जा सकती है डिफरेंट डिफेंस प्रोडक्ट्स की इंडिया को, और इससे जो हमारा पावर प्रोजेक्शन है इंडो पैसिफिक में वो और बढ़ेगा। अब जहां तक यूएई और फ्रांस के रिश्तों की हम बात करें तो इनफैक्ट यूएई और फ्रांस ने भी अपने जो डिफेंस कोऑपरेशन है काफ़ी बढ़ाई है, स्पेशली 2021 के ऑनवर्ड्स। अब यूएई ने फ्रांस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो कि लार्जेस्ट एवर एक्सपोर्ट वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट है फ्रांस के लिए, विच इंक्लूड्स 80 अपग्रेडेड रफाल फाइटर्स। तो यानी कि फ्रांस 80 अपग्रेडेड रफाल फाइटर जेट्स एमिरेट्स को दे रहा है, और इवन एमिरेट्स ने चूज करा है फ्रेंच मिलिट्री इक्विपमेंट एज एन ऑल्टरनेटिव टू दी यूएस मेड F-35। और अब्राहम अकॉर्ड्स, जैसे कि आपको याद होगा कि 15 सितंबर 2020 को अब्राहम अकॉर्ड्स यानी कि यूएई और इजराइल के बीच में ये अकॉर्ड साइन करे गए थे, और उसके बाद एक आइडिया फ्लोट करा गया था इंडो अब्राहम अकॉर्ड्स का, और उसके चलते हम ये भी देखते हैं इंडो अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते जो आइडिया वेस्ट एशिया अकॉर्ड का सामने आया था। जी हाँ, अगर हम I2U2 की बात करें तो इंडिया और यूएई के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट चाहे इंडिया यूएई का बढ़ता इंगेजमेंट I2U2 के फोरम में बोलें, I2U2 जैसे कि आप जानते हैं इजराइल, इंडिया, यूएसए एंड यूएई, या अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिसेंटली साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बीच में, तो इसके चलते इंडिया और यूएई के बीच में भी काफ़ी सिनर्जी बढ़ रही है। तो फ्रांस, यूएई और इंडिया का जो ट्राइलेटरल है, ये और भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल यहाँ पे जो मिनीलेटरल्स हैं या जो प्लूरीलेटरल्स हैं, उनको और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब जैसे यहाँ पे क्वाड भी है, ऑकस भी है, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का भी ट्राइलेटरल है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंडोनेशिया का भी ट्राइलेटरल है। तो ये जो मिनी लेटरल फॉर्मेट्स हैं ये पिछले कुछ 2-3 सालों में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुए हैं, जिसके चलते फोकस करा गया है रीजनल डिप्लोमेसी के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे अंत में एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि फ्रांस, यूएई और इंडिया को अपना एम्बिशन तो सामने रखना है एज फार एज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, एज फार एज इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी, एज फार एज मीटिंग द एनर्जी नीड्स ऑफ दिस रीजन, लेकिन हमारा एजेंडा इतना एम्बिशियस ना हो कि जो बाकी रीजनल और ग्लोबल पावर्स हैं इस रीजन में, चाहे वो क्वाड है, चाहे वो ऑकस है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया का ट्राइलेटरल है, कि वो कहीं नज़रअंदाज होना शुरू हो जाए। तो हमने इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है। मुझे अभी भी याद है पिछले साल जब ऑकस अलायंस जब सामने आया था, ऑकस अलायंस जब साइन करा गया था, यानी कि अमेरिका और यूके ने कमिट किया था ऑस्ट्रेलिया को कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। उस वक्त इंडिया को काफ़ी लेट डाउन फील किया गया था, और तब ये बात भी सामने आई थी कि क्या जापान और इंडिया भी ऑकस का हिस्सा बन सकते हैं। तो तब यूएस के उस टाइम के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि अगर जापान या इंडिया भी ऑकस का हिस्सा बनते हैं तो उसका नाम क्या होगा, जय ऑकस। तो ये बात थोड़ा हंस के उन्होंने टाल दी थी, लेकिन हमको थोड़ा लेट डाउन फील हुआ था, बिकॉज हमारी भी उम्मीद थी कि हमको भी इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमको अमेरिका के द्वारा मिलेगी, खास करके न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी। लेकिन उस वक्त भी आइडिया फ्लोट करा था कि क्यों नहीं हम फ्रांस के साथ अपनी सिनर्जी को बढ़ाते हैं। अगर अमेरिका हम पे डिपेंडेंट नहीं है क्वाड के चलते, तो हमारे पास भी ऑप्शंस हैं इंडो पैसिफिक में, हम भी और अलायंसेस बना सकते हैं और मिनीलेटरल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम क्वाड। तो ये बात यहाँ पे दोस्तों सामने आई है। तो ये फ्रांस, यूएई और इंडिया का जो ट्राइलेटरल है, दिस इज इंडो पैसिफिक सेंट्रिक, ये रीसेंट न्यूज़ में था, करंट न्यूज़ में था, तो इस करके आर्टिकल मैंने शेयर किया।
अगला आर्टिकल, कैन कॉर्पोरेट्स बी गुड सिटीजन्स। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है कि इस सदी की शुरुआत से जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रस्ट है लोगों का, वो थोड़ा कम हो रहा है। सरकारों के ऊपर तो देखिए देखिए अब चाहे वो हम भारत की बात करें, चाहे वो किसी और देश की बात करें, अभी चलो हमारी भी प्रेजेंट सरकार में तो कोई घोटाला, कोई स्कैम सामने नहीं आया, लेकिन इससे पहले अगर हम यूपीए 2 की बात करें, बहुत सारे घोटाले सामने आए थे। ये घोटालों के सामने आने से, रिश्वतखोरी के चलते लोगों का जो भरोसा है सरकारों के ऊपर, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कम होता है, ट्रस्ट कम होता है। और आजकल लोगों का जो भरोसा है बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी कम हो रहा है। तो यानी कि अब इस बात की उम्मीद रखी गई थी पिछले 30 सालों में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है, कि यानी कि सरकार को हर जगह इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन क्या सोल्यूशंस बिजनेस सेक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है? क्या सोल्यूशन जो है बिजनेस लीडर्स के द्वारा हमको मिल रही हैं? काफ़ी गंभीर समस्याएं हमारे सामने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लाइमेट जस्टिस है, क्लाइमेट चेंज है, पैंडमिक है। तो क्या बिजनेस लीडर्स इसके सोल्यूशन हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, या बिजनेस लीडर्स केवल फिलांथ्रोफी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ पैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेट अपार्ट करके अपना वो पल्ला झाड़ रहे हैं? ये बात थोड़ा सोचने वाली है। तो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म की हम यहाँ पे बात करें, देखिए अभी ब्रिटेन में भी न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लिज ट्रस की अगर हम बात करें, अब उनके और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी पीछे काफ़ी प्रपोजल था। देखिए अब ऐसा है कि यूके में 2010 से एक ना 45% टैक्स लिवाय करा जाता है उन नागरिकों के ऊपर जो कि 1.5 लाख पाउंड से ज़्यादा कमाते हैं, यानी कि जो अमीर है उनके ऊपर भी टैक्स लगे और इक्वालिटी हो सके। तो ये 2010 से ये प्रैक्टिस करी जा रही है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जो प्रपोजल था, अभी प्रपोजल इंक्रीज करने का नहीं लगाया गया, अभी प्रपोजल ये जो है अमीर लोगों के ऊपर, अमीर कॉर्पोरेशंस के ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस करने का लगाया गया है। अब इसके चलते चलो ये तो एक एग्जांपल यहाँ पे ब्रिटेन का दिया है। अब ब्रिटेन में भी बहुत महंगाई है, ऐसा तो नहीं है कि इनइक्वालिटी केवल भारत में है, इनइक्वालिटी ब्रिटेन में भी बढ़ रही है। अमीर है वो काफ़ी अमीर हो रहा है, गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर उद्योगपति है वो और अमीर हो रहा है। अब अमीर उद्योगपति बोले कि मेरे को बहुत ज़्यादा चैरिटी करनी होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा फिलांथ्रोफी करनी है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा CSR फंडिंग में अपने फंड्स रखने हैं, तो मेरे को आप टैक्स ज़्यादा मत लगाइए। तो ये बात तो वैलिड नहीं है ना। नागरिकों का भरोसा सरकारों के ऊपर तो कम हो रहा है, क्योंकि सरकारों का भरोसा बिजनेसेस में ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकारों को लगता है कि अगर हम बिजनेस इन्वेस्टर्स को, बिजनेस कॉर्पोरेशंस को अगर छूट देंगे, उसके चलते कॉमन मैन को ही फायदा होगा, अगर हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब चैरिटी इज पीनट्स। अब कितना ज़्यादा फिलॉन्थ्रफी कर रहे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो कितना ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर हम भारत की ही बात करें तो कितना है, 2% है, 2% ऑफ द एवरेज, 2% ऑफ द प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, अब ये इनका क्या कहना है, जो अमीर उद्योगपति हैं, जो ऐसी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, कि देखो हम बहुत चैरिटी का काम कर रहे हैं, हम जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट से हमको भी अंदाज़ा हो रहा है कि हमने सोसाइटी का भी भला करना है। ठीक है, तो हमारे ऊपर रेगुलेशंस कम लगाइए, हमको कम टैक्स करिए, ताकि हम सोसाइटी का और भला कर सकें। कि जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड में रहते हैं उनका भला तभी हो पाएगा अगर हमारा भला होना शुरू होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो हैं, तो यानी कि आप हमको एम्पावर करिए जो टॉप पे रहते हैं, और अगर हमारा भला होगा तो दैट विल ट्रिकल डाउन टू द पीपल इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। पर क्या ये बात वैलिड है, क्या ये बात सही है? तो ट्रस्ट जो है बिजनेस में वो भी कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है गुड बिजनेस मैनेजमेंट का, वो क्या है कि कस्टमर्स को वो बेचो जो वो चाहते हैं। चलो ये बात भी मान ली कि देखिए प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेसेस में, एंटरप्रेन्योर्स का सोल मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर में सोल मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, सोशल बेनिफिट। अब ठीक है, कोई उद्योगपति है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, लोगों को सैलरीज देनी है, अपना मुनाफा कमाना है, कोई बुरी बात भी नहीं है। तो कस्टमर्स को आप वो दीजिए जो आप देना चाहते हैं, या जो कस्टमर्स चाहते हैं, अगर हम ये बात बोलें। और कस्टमर्स क्या चाहते हैं उसको बूझने के लिए आज के टाइम पे बहुत नई नई तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे इनोवेशन के जरिए हम कस्टमर्स के दिल में क्या चल रहा है, कस्टमर्स के मन में क्या चल रहा है, वो हम बूझ सकें और कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स हम बेच सकें। लेकिन ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहीं तक सीमित है कि भी हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि कस्टमर्स को पसंद है? क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या इस बात का अंदाज़ा एंटरप्रेन्योर्स को, कॉर्पोरेट्स को नहीं है कि भाई वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इंसानों को, नागरिकों को, उनका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर? ठीक है, प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हैं उसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी तो हो सकता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, है ना। अब चाहे वो शराब हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो सोशल मीडिया की हम बात करें,
ठीक है, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, व्हाटएवर इट इज, चाहे वो हम बर्गर्स की बात करें, पिज्ज़ास की बात करें, जो भी वो चीज़ है, फास्ट फूड है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, गैजेट्स हैं, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट इंसानों पे हो रहा है, उनके बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और वातावरण पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो कोशिश केवल उद्योगपतियों की क्या होती है कि केवल जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं स्टॉक मार्केट में उनकी जेब भरनी है, उनका जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो सके, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना सारा वातावरण को प्रदूषित किया जाता है, वाटर बॉडीज को प्रदूषित किया जाता है। और ये तो कॉमन चीज़ें हैं ना, अब जो वातावरण है, जो हवा है, जो नदियां हैं, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, हर एक इंसान को चाहिए सस्टेन करने के लिए, कुदरत की चीज़ें हैं और ये हर एक इंसान को चाहिए। तो अब फोकस क्या है? फोकस है कि मैक्सिमाइज करें शेयर होल्डर वैल्यू को। ठीक है, अब परफॉर्मेंस जो है बिजनेस कॉरपोरेशंस की, वो किस नज़रिए से परखी जाती है कि चाहे वो प्राइवेट कॉरपोरेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है, ये देखा जाता है कि कितने वे मुनाफे में है और शेयर होल्डर को कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। जो कि कोई कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो शेयर होल्डर कितना मुनाफा ले पा रहा है, यानी कि वो कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रीन में है और कितनी कम रेड में है। तो यहाँ तक सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या? उनका जो पर्पस है, जो सोसाइटल पर्पस है, सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उस बात की जिम्मेवारी इन ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं बनती? आज के ज़माने में भारत में बहुत प्रेशर है कि सारे सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो, चलो कर भी दो, लेकिन क्या इस बात को नज़रअंदाज कर दें हम कि जो सरकारी बैंक्स हैं उनका कितना वाइडर सोसाइटल बेनिफिट्स रहा है लोगों को इतने सालों से। अब अगर हम जनधन योजना की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो तो गांव में नहीं पाई जाती ना, या टियर 4 या टियर 5 सिटीज़ में नहीं पाई जाती हैं, मोस्टली सरकारी बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं। तो सोसाइटल बेनिफिट्स को तो नहीं इग्नोर किया जा सकता ना। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे जितना मर्जी अभी हंगामा प्राइवेटाइजेशन को लेकर चलता रहे ना, अब कॉरपोरेशंस कहते हैं भी हमारी लीगल ड्यूटी है कि भाई हमने तो अपने शेयर होल्डर्स का जो धन है, वेल्थ है, जो पूंजी है, उसको बढ़ाना है। और ये जो सोसाइटल प्रेशर है, ये जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, जो कि ये बात का कैंपेन लेके रन करते हैं कि भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो कॉरपोरेशंस का ये कहना है कि देखो ये तो प्रेशर जो है ना हमारे ऊपर बनाया जाता है, ये तो डिस्ट्रैक्शन है, ये तो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन की तरह काम आता है, हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ऐसा कॉरपोरेट्स कहते हैं कि ये तो हमको भटकाने के लिए, हमारे काम में अड़चन डालने के लिए है, ताकि कैसे हम कम प्रॉफिट्स बना सकें अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो कॉरपोरेशंस क्या कह रही हैं कि भी हमारा सोल पर्पस तो प्रॉफिट्स बनाना है, था और रहेगा, तो हम किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आने वाले। लेकिन जरा सोचिए, इससे हमारे वातावरण को, हमारी सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट होता है। जैसे आपको याद होगा गांधी जी ने भी क्या कहा था, हिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं, दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ये जो कोट है, ये जो लाइन है, बहुत बार हम एसे में, एथिक्स में भी कोट करते रहते हैं। तो ज़रा सोचिए कि कॉरपोरेशन सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे ही सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे नहीं सोच रहे हैं क्या? केवल शेयर होल्डर क्या केवल सिर्फ शेयर होल्डर्स की धन को बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना, केवल यही उसकी जिम्मेवारी है? एक अच्छा नागरिक कौन है? एक अच्छा नागरिक वो है जो कि दूसरों के अधिकारों के लिए, दूसरों के राइट्स के लिए तब खड़ा हो जब दूसरों के जो राइट्स हैं उनको जब दबोचा जा रहा है, कुचला जा रहा है। लेकिन कॉरपोरेशंस कब बोलती हैं? क्या कॉरपोरेशंस अच्छे नागरिकों की तरह तब आवाज उठाती हैं जब बाकी नागरिकों के लिए, या जो नागरिक हैं जो कि ऑप्रेस्ड फील कर रहे हैं, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्या कॉरपोरेशंस उनके लिए आवाज उठाती है? नहीं। कॉरपोरेशन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए आवाज उठाते हैं जब उनके इंटरेस्ट इंपैक्टेड होते हैं, जब उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लिवाई किया जाता है। और कॉरपोरेशंस, प्राइवेट कॉरपोरेशंस, जो चाहे जो भी सरकार हो, और ये दुनिया भर में है, चाहे जो भी सरकार हो, जो भी सरकार की रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, तो वो उनके साथ बिगाड़ने में नहीं ठीक समझते हैं, उनके साथ बनाने में ही ठीक समझते हैं। अब चाहे सरकार डेमोक्रेटिक हो या चाहे सरकार व्लादिमीर पुतिन की हो, तो वो कॉरपोरेशंस क्या कहते हैं कि भाई हमने तो सरकार के साथ बना के रखनी है, हमने बिगाड़ के नहीं रखनी है। लेकिन क्या पैसा भरोसा जीत सकता है? पैसा भरोसा नहीं जीत सकता है। तो कॉरपोरेट लीडर्स ये केवल 2% CSR फंडिंग करके या कुछ फिलॉन्थ्रफी एक्टिविटीज करके लोगों का भरोसा या लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं। और ये बात भी इंश्योर नहीं कर सकते कि क्योंकि हम चैरिटी कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत सेल किए जाएंगे। कॉरपोरेशंस को यह समझना बहुत जरूरी है कि लोगों का दिल जीतना, लोगों का ट्रस्ट जीतना, वो बहुत कठिन काम है और उसके लिए पैसे से ज़्यादा मेहनत लगती है कि केवल पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं। जितना इनोवेशन आप अपने प्रोडक्ट्स में लगा रहे हैं, जितनी इनोवेशन के साथ आप अपने प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में रिसर्च कर रहे हैं, जितने मार्केटिंग सर्वेज आप सिटीजन्स के कर रहे हैं कि कैसे आपके प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केटेबल हो सकें, तो क्या आप इस बात का सर्वे नहीं कर सकते हैं कि आपके जो नागरिक हैं, जिन लोगों को आप प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, उनकी डीपर एस्पिरेशंस क्या हैं? और जहाँ तक जस्टिस की बात है, न्याय की बात है, क्लाइमेट जस्टिस की बात है, एक कंपैशनेट सोसाइटी की बात है, क्या ये सब वैल्यूज़
आप इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या इन सब वैल्यूज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आप में वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आप में वो एम्पैथी नहीं है कि लोगों की पीड़ा को भी आप समझ सकें? ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि इस आर्टिकल में अरुण मायरा जी ने सामने रखी हैं। तो डेफिनेटली समय आ चुका है जब हम रीडिफाइन करें पर्पस ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेशन और जो लॉज हैं उसको बदला जाए। कॉर्पोरेशंस को फोकस करना चाहिए दैट वो एक अच्छे नागरिकों की तरह बने। ठीक है, केवल मनी मेकिंग मशीन्स नहीं बनना, केवल शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, पूंजी को नहीं बढ़ाना, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने का जो फर्ज है, नैतिकता पे, वो भी पूरा करें। अंत में आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है। और दोस्तों आज इंडियन एयरफोर्स का 90th बर्थ एनिवर्सरी भी है। इनफैक्ट आज यहाँ पे चंडीगढ़ में अगर हम बात करें, सुखना लेक पे एयर शो भी हो रहा है, आप आई एम श्योर टीवी पे भी देख रहे होंगे। तो बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को 3 अक्टूबर को जोधपुर एयर बेस में इंडक्ट करा गया था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड यानी कि फियर्स, फियर्स यानी कि भयंकर, खूंखार, और इसको डिज़ाइन करा गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स के द्वारा। अब ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इंडियन एयरफोर्स को नहीं और इंडियन आर्मी को भी दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स को 3 अक्टूबर को जोधपुर एयरबेस में कंडक्ट किया गया था और 29 सितंबर को इंडियन आर्मी को ये दिया गया था बेंगलुरु में। अब ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, बहुत घातक हेलीकॉप्टर है। ये ओनली अटैक, ओनली असॉल्ट हेलीकॉप्टर है दुनिया भर में जो कि लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर दैन 16,000 फीट, और इसमें कंसिडरेबल लोड भी ये कैरी कर सकता है विच मीट्स द कंडीशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और ये बहुत सारी डिफरेंट बैटल फील्ड्स पे ऑपरेट कर सकता है। तो चाहे वो डेजर्ट टेरेन हो, चाहे वो ठंडा डेजर्ट हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो। और ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये आइडियली सूटेड है कि कैसे ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे सियाचिन की हम बात करें, सियाचिन सेक्टर की बात करें, वहां पे भी ऑपरेट कर सकता है। तो राजनाथ सिंह जी का कहना था, अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, उनका ये कहना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, खास करके आत्मनिर्भर भारत के चलते, जहां पे हमारा एम्फोसिस है कि कैसे हम भारत में इस तरह के प्रोडक्ट्स को, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इंडक्शन ऑफ द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और इससे हमारी जो क्षमता है, जो हमारी कैपेबिलिटी है डिफेंस प्रोडक्शन में, वो भी लोगों के सामने आती है विश्व भर में। और इससे डेफिनेटली हमारी जो पावर है, जो हमारी हार्ड पावर है, हालांकि हम एक सॉफ्ट स्टेट है, हम हार्ड स्टेट नहीं गिला सकते, लेकिन डेफिनेटली हमारा एक ऑरा बढ़ता है, हार्ड पावर का जो हमारा ऑरा है वो थोड़ा बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये आज के ज़माने की जो मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कंप्लीटली तरह से मीट करता है। अब ये वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है और ये ना कि केवल एयरफोर्स बट हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी की नीड्स को भी पूरा मीट करता है। अब अगर हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें और इसके डेवलपमेंट की बात करें, तो इसका जो प्रोजेक्ट है, LCH के बारे जो आइडिया था, वो 1999 कारगिल लड़ाई में पहली बार आइडिया मूट करा गया था। तो उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा असॉल्ट हेलीकॉप्टर नहीं था। अब देखिए, हमारे पास फ्रांस लेगेसी के 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। फ्रांस लेगेसी की जो हेलीकॉप्टर्स हम ऑपरेट करते हैं, एक तो चेतक हो गया और एक तो चीता हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा घातक हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि हर एक तरह की बैटल फील्ड में, हर एक तरह के ट्रेन में ऑपरेट कर सकता है। और जो हमारे पास उस टाइम पे एग्जिस्टिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, वो इफेक्टिवली टारगेट्स को हिट भी नहीं कर पा रहे थे और डिफरेंट बैटल फील्ड्स पे ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे थे। तो आवश्यकता तब 1999 में पहली बार इस तरह के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की रियलाइज करेगी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खास करके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको नोट जरूर कर लेना। अब डेवलपमेंट ऑफ LCH की बात करें तो अक्टूबर 2006 में, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो यूपी की सरकार ने सैंक्शन करा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द LCH, और इंडियन आर्मी ने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करा दिसंबर 2013 में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 4 ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रेजेंट के प्रोटोटाइप्स बनाए थे, और उन प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करा गया था 10 साल से ज़्यादा, 1600 फ्लाइट्स के द्वारा इसको टेस्ट किया गया था। 10 साल तक इसकी टेस्टिंग चलती रही। तो चाहे उसकी टेस्टिंग चेन्नई में थी, चाहे उसकी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इन ले की हम बात करें, या चाहे हम जोधपुर की बात करें, बिकॉज जोधपुर में डेजर्ट कंडीशंस, हॉट डेजर्ट, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट इन ले हो या वो हाई ऑल्टीट्यूड सियाचिन में हो, तो इसको डिफरेंट जोग्राफिकल सेटिंग्स में टेस्ट किया गया था। अब मेन फीचर्स की बात करें ऑफ द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो पहली बात तो आपको याद रखनी ये जरूरी है कि इसको ट्विन शक्ति इंजन के द्वारा पावर किया जाता है। तो अगर हम चेतक या चीता की बात करें, चेतक और चीता जो 2 हमारे पहले फ्रेंच लेगेसी जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सिंगल इंजन वाले हैं, लेकिन ये ट्विन शक्ति इंजन हैं इसमें, जो कि कोलैबोरेशन में बनाए गए हैं, एक तो HAL के द्वारा और दूसरा जो है फ्रांस की साफरान कंपनी। अब ये 5.8 टन इसका वेट है, इसकी स्पीड लगभग 270 से लेकर 290 किलोमीटर पर आवर की है, और इसमें मॉडर्न स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, रोबस्ट आर्मर प्रोटेक्शन है और फॉर्मिडेबल नाइट अटैकिंग कैपेबिलिटी भी है।
ये यहाँ पे इमेज भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, आप इस इमेज को भी पढ़ सकते हैं जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। अब सवाल ये आता है कि इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। एक बात हम समझें, देखिए पहली बात तो हमारी आर्मी के पास, चलो एयरफोर्स को तो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमारी आर्मी के पास कोई ऐसा डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। और जिस तरह के वोलेटाइल नेबरहुड में हम रहते हैं, तो आपको पता ही है कि हमको इस तरह के घातक हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी हम अपनी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास Mi-25 है, Mi-35 रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन बहुत समय से हेलीकॉप्टर्स हम यूज़ करते आ रहे हैं। और ये अब ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेस्ड आउट। तो चाहे वो हम Mi-17s की बात करें, या चाहे वो Mi-17 का 5th वेरिएंट और 4th वेरिएंट की बात करें, हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की बात करें, ये पुराने हो चुके हैं, दे आर इन द स्टेज ऑफ बीइंग फेस्ड आउट। तो ये नई टेक्नोलॉजी के साथ जो हमने यहाँ पे इंडिजिनसली बनाया है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी एयरफोर्स के लिए भी और हमारी आर्मी के लिए भी। नाउ जहां पे एज टू आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है, तो इंडक्शन ऑफ द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा हमारी कॉम्बैट ऑपरेशंस को, स्पेशली ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम एज टू आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इसमें क्या क्या खूबी है इस हेलीकॉप्टर में। इसका एयर डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इसमें इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि एनिमी नेशन का जो एयर डिफेंस है, जो हम अपने दुश्मन का जो एयर डिफेंस है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इसमें माउंट करी जाएंगी, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में काफ़ी ऐसे बैटल ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की बात करें, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में हो, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी ये जो हेलीकॉप्टर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये तो भी शुरुआत है। हमारी आर्म फोर्सेस की बात करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट है 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की है, जिसमें से 95 आर्मी को जाएंगे और 65 एयरफोर्स को जाएंगे। और अगर मैं आर्मी की भी बात करूं तो आर्मी के ऐसे 7 यूनिट्स हैं जो कि माउंटेनियस रीजन्स में ऑपरेट करते हैं, तो उन 7 यूनिट्स को 10-10 हेलीकॉप्टर्स ईच जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट बातें मेरे को लगी तो मैंने शेयर करी। और जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे अगर आपके साथ मैं शेयर करूं, तो कॉर्पोरेशंस वेदर प्राइवेट और पब्लिक मस्ट कंपनसेट फॉर द मिसयूज ऑफ द कॉमन्स। आपने इस बात को कमेंट करना है 150 वर्ड्स में। और दोस्तों आप इसको आंसर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं इन द ग्रुप एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस टेलीग्राम चैनल, ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यदि नहीं करा जाता तो आप हमारे इस नंबर पे 6280-133-177 इस नंबर पे भी अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, रिक्वेस्टिंग कि भाई आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। नाउ एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, तो हुरीन का है जो बेस्ट आंसर रहा है, जो हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने कल जो क्वेश्चन में बात करी थी। एक बड़ा अच्छा मेरे को तरीका लगा, यहाँ पे देखिए इन्होंने ग्राफ बनाया है ना। देखिए जैसे हम बात करें कि कितनी कंपनीज हैं जो कि अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रोल नहीं प्ले कर रही हैं, तो जैसे 25,000 कंपनीज 2019 तक थी और अब 17,000 हो चुकी हैं, इन्होंने ग्राफ में डिनोट करा है। हालांकि ये बातें हमने एडिटोरियल में भी पढ़ी थी, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका मेरे को बड़ा अच्छा लगा, राइट। और उसी तरह से एक ग्राफ में इन्होंने मेंशन करा है कि कंपनीज जो कि लेस देन 2% स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने ग्राफ के जरिए से, तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, और यदि हम ये हमारी समझदारी है कि उसको हम ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे तरीकों से इन्होंने अपना आंसर यहाँ पे प्रेजेंट करा है, राइट। बहुत इफेक्टिवली यहाँ पे इन्होंने एक वे फॉरवर्ड भी दिया है कि कैसे हम CSR को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस मेजर्स के जरिए हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और खास करके आज के टाइम पे जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे CSR फंडिंग इस ट्रांजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस आंसर को जरूर पढ़िएगा, शाम को 6 बजे इसको पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में। और दोस्तों जाने से पहले हमारी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है, इसकी एडवर्टाइजमेंट है, आपको मैं देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम अगली बार देंगे, तो दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज़ की तलाश में हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स में टेंशन रहता है कि हमारा प्रीलिम्स में कट ऑफ से बहुत थोड़ा मार्जिन रह जाता है, एंड दी ओनली वे आप इस फियर को ओवरकम करें तो वो क्या है, ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों हम एक 30 टेस्ट की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, और दोस्तों अभी इस पे एक कूपन कोड है प्रीलिम्स 2023, जिसके चलते अभी आप एक ऑफर अवेल कर सकते हैं, 33% ऑफ अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043। इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको और असिस्टेंस मिलेगी और इसके बारे और जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और आपको मिलूंगा मैं मंडे को। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और आंसर्स भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।